हेलो, मैं हूं डॉक्टर राहुल बागरेचा, फेशियल कॉस्मेटिक सर्जन, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर एंड फेस हेयर ट्रांसप्लांट और फेशियल कॉस्मेटिक सेंटर पुणे से। आज हम डिस्कस करेंगे पीआरपी ट्रीटमेंट के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। पीआरपी ट्रीटमेंट ये बहुत ही ज़्यादा सर्च करने वाला कीवर्ड है, इसके ऊपर बहुत सारा डाटा ऑनलाइन अवेलेबल है। तो पीआरपी ट्रीटमेंट क्या है? क्या इतना हल्ला है पीआरपी ट्रीटमेंट के बारे में? क्या ये बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है अभी? शायद। आज के रिसर्च में अभी के जो सिचुएशन है, हेयर फॉल के लिए पीआरपी ट्रीटमेंट फिलहाल के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है हेयर फॉल के लिए और ये हेयर रीजनरेशन के लिए। तो क्या है ये पीआरपी ट्रीटमेंट? बहुत सारे क्वेश्चंस हमको पूछे जाते हैं पेशेंट के द्वारा डायरेक्टली, या हमको क्वेरीज आती है ऑनलाइन कि पीआरपी ट्रीटमेंट के बारे में हमको बताइए। तो आज हम कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं पीआरपी ट्रीटमेंट के बारे में, उसको आंसर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, पीआरपी ट्रीटमेंट क्या? पीआरपी का मतलब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। तो प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स सेल्स है जो हमारे ब्लड में होती है। रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त पेशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स, सफेद रक्त पेशिकाएं। वैसे ही प्लेटलेट नाम से कुछ सेल्स है हमारे ब्लड के अंदर, जो ब्लड के अंदर ब्लड के साथ फ्लो होते रहती है। प्लेटलेट का यूज कहाँ आता है? जब भी आपको कहीं पे भी इंजरी हो, आपको बहुत सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको कट हो तो वहां पे ब्लीडिंग होगी यानी ब्लड में सब कुछ आएगा। ब्लड में रेड ब्लड सेल्स आएंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स आएंगे, प्लेटलेट्स भी उस एरिया में आएंगे। ब्लड इनिशियली वहां पे ब्लीडिंग कैसे रुकती है? इनिशियल काम है प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स आपस में चिपक के एक इनिशियल क्लॉट बनाता है और वहां पे इनिशियल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद वो प्रोसेस और एडवांस होके पूरी तरह से वहां पे ब्लीडिंग रुकती है। तो प्लेटलेट्स का सबसे जरूरी काम क्या है हमारी बॉडी में? ब्लीडिंग रोकना। आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट्स या बहुत सारे लोग जो कार्डियक प्रॉब्लम से, हाइपरटेंशन से, जो जिनको प्रॉब्लम है हाइपरटेंशन या कार्डियक प्रॉब्लम्स है, वो एस्पिरिन नाम के एक ट्रीटमेंट से, ब्लड थिनर, ब्लड को पतला करने वाली दवाई पे होते हैं। उसके कारण उनमें ब्लीडिंग रुकने का चांस थोड़ा कम होता है, ब्लीडिंग थोड़ी ज्यादा होती है। तो ये जो दवाइयां हैं ये डायरेक्टली प्लेटलेट पे अफेक्ट करती है, जिसके कारण प्लेटलेट का नंबर जो है या एफिकेसी जो है वो आपकी ब्लड में कम होके ब्लीडिंग आपका रुकना, जो ब्लीडिंग क्लॉटिंग जो है, ब्लड को इनिशियली वहां पे ब्लीडिंग रोकना, ये प्रक्रिया वहां पे हैम्पर होती है, इस पे बाधा आती है। तो आपके इंजरी में जहां पे भी आपको कट लगा है, आपको जहां पे भी ब्लीडिंग हो रही है, वहां पे प्लेटलेट्स आएंगे, ब्लड क्लॉट करेंगे। ये हो गया प्लेटलेट का पहला काम। लेकिन आपको इंजरी अगर है तो वहां पे ब्लीडिंग रोकना ही एक काम नहीं है। सिर्फ ब्लीडिंग रोक के काम नहीं चलेगा, आपको जो कट लगा है, जो इंजरी हुई है, उसको हीलिंग भी करना है। तो हीलिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है हमारी बॉडी में, लेकिन इस हीलिंग का हम बहुत ही अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं हेयर ग्रोथ के लिए। किस तरह से हम डिस्कस करेंगे। प्लेटलेट वहां पे आए, ब्लीडिंग उन्होंने रोका। प्लेटलेट जैसे ही वहां आते हैं, प्लेटलेट ब्लीडिंग रोकने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाती है, ब्रेक होती है। अब एग्जाम्पल, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूं, यहां पे भी एक एग्जाम्पल देता हूं। प्लेटलेट को आप कंसिडर कीजिए एक बलून। आपने मेले में देखा होगा, एक ट्रांसपेरेंट बहुत बड़ा बलून होता है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बलून्स होते हैं। तो कंसिडर कीजिए प्लेटलेट एक बड़ा बलून है, उसमें बहुत सारी छोटे छोटे बलून्स हैं। तो जैसे ही ये बड़ा बलून एक इंजर्ड एरिया में आएगा, वहां पे इंजर्ड एरिया में ही, जहां पे आपको कुछ कट लगा है या कोई वुंड है, उस एरिया में ही थ्रोम्बिन नाम से एक केमिकल रिलीज होता है। कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, सिंप्लीफाइड आप समझिए, एक थ्रोम्बिन नाम से कुछ रिलीज हुआ है एक केमिकल, उसको कंसिडर कीजिए एक निडल से। तो ऐसी बहुत सारी निडल्स उस एरिया में आई और ये बाहर का बलून फोड़ने लग गई। तो थ्रोम्बिन जो है ये आपके बलून को फोड़ेगा और आपका जो प्लेटलेट के अंदर के छोटे बलून्स है वो उस एरिया में रिलीज हो जाएंगे। इस छोटे बलून्स के अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं।
अब ये केमिकल का यूज है नेक्स्ट स्टेप ऑफ हीलिंग में। ब्लड क्लॉट होने की नेक्स्ट स्टेप ऑफ हीलिंग ये है कि आपको वहां पे रॉ मटेरियल लाना है, रॉ मटेरियल बुलवाना है उस टाइप के टिश्यूज को, उस टाइप के बॉडी पार्ट को हील कराने के लिए। आपकी बिल्डिंग गिर गई, आपकी बिल्डिंग में रॉ मटेरियल की जरूरत है, सीमेंट लाना है, कुछ बिल्डिंग का कुछ पार्ट आपका डिस्ट्रॉय हुआ है, टूट गया है, आपको रिपेयर करना है। ईंटें लाएंगे आप, रेत लाएंगे, सीमेंट लाएंगे, ये सब रॉ मटेरियल लाएंगे, इसके लिए आपको ट्रक लगेगा। ये आपके व्हीकल्स हैं। आप क्या करेंगे, आपके कॉन्ट्रैक्टर को कॉल करेंगे। जो प्लेटलेट्स के अंदर के रिलीज हुए केमिकल्स है उनको ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। ये ग्रोथ फैक्टर आपके बॉडी को बताएंगे, ब्लड में मिक्स होके आपके बॉडी को कुछ सिग्नल देंगे कि इस एरिया में आपको रिपेयर की जरूरत है। हमारी बॉडी इसी तरह से काम करती है, केमिकल सिग्नलिंग पे ही काम होते हैं। हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स वगैरह रिलीज होते हैं ये केमिकल्स है, ब्लड में मिलेंगे, जहां टारगेट आपका ऑर्गन है वहां जाएंगे और आपकी बॉडी में सिग्नल पहुंचाएंगे कि यहाँ पे इस प्रक्रिया की जरूरत है। सेम आपकी हीलिंग में भी ये ग्रोथ फैक्टर आपके बॉडी में जाके सिग्नल पहुंचाते हैं कि इस एरिया में इस टाइप के टिश्यू का हीलिंग की जरूरत है। पर्टिकुलर टाइप के टिश्यू के लिए पर्टिकुलर टाइप का केमिकल होता है, आप नाम में डिटेल में मत जाइए। तो ये हो गया हमारा फोन कॉल आपके कॉन्ट्रैक्टर को। कॉन्ट्रैक्टर ने आपको वहां पे रॉ मटेरियल पहुंचाया, हमारे एरिया में हमको वो रॉ मटेरियल जो ईंटें, सीमेंट और रेत थी वो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए वो है कुछ ऐसे सेल्स जो किसी भी टाइप के ऑर्गन के टिश्यू में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये सेल्स वहां पे आएंगे, आपका अगर स्किन डैमेज है तो स्किन आपको बनाएंगे, मसल डैमेज है तो मसल बनाएंगे, आपका बोन डैमेज है तो बोन बनाएंगे। लेकिन ये रॉ मटेरियल लाने के लिए वहां तक तो आपके ऊंड के, आपके बिल्डिंग का जो फ्रैक्चर, आपका जो टूटा हुआ बिल्डिंग है उसके मोहल्ले के मेन गेट तक तो आ गए हैं, मेन रोड तक तो आ गए हैं। अंदर जो आपके मोहल्ले की गलियां है वहां से वहां पे पहुंचाने के लिए आपको थोड़ा एक छोटा टेम्पो चाहिए, बड़े ट्रक से शिफ्ट करके आपका, क्योंकि संकरी गलियां है तो एक छोटा टेम्पो चाहिए। अब हमारे एरिया में, हमारे वुंड में, क्योंकि वो डैमेज्ड है, यहाँ पे ये छोटे टेम्पो जो ब्लड वेसल्स है, कैपिलरीज है, ये डैमेज हो चुकी है। तो हीलिंग का पहला स्टेप है ये छोटी जो गलिया में से जो टेम्पो है ये बनाना, यानी छोटी कैपिलरीज बनाना, छोटे फर्स्ट ब्लड वेसल्स बनाना, ताकि दूसरा रॉ मटेरियल उस एरिया में आए और वो एरिया हील हो। ये कैपिलरीज बनाने के लिए भी एक सिग्नल है, जो प्लेटलेट के अंदर वाले जो छोटे गुब्बारे हैं, जो ग्रोथ फैक्टर्स है, उसमें से एक केमिकल जो होता है वो ये सिग्नल भेजता है बॉडी को कि ऐसा रॉ मटेरियल भिजवाए कि वो ब्लड वेसल्स आपकी बनाएंगे। तो पहला सिग्नल जाएगा वो रॉ मटेरियल भेजने के लिए जिसमें आपको ब्लड कैपिलरीज बनेगी। ब्लड कैपिलरीज बन गई, फिर दूसरे रॉ मटेरियल आया उस टाइप के वहां पे टिश्यू बनने के लिए। तो इतना बड़ा साइंस का लेक्चर आपके बालों की ग्रोथ के लिए कैसे रिलेटेबल है? सिंपल बात है, बालों के झड़ने के रीजंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। सबसे मेन रीजंस में हरदम कह रहा था, बहुत बार रिपीट हुआ है, बालों की जड़ों में जो ब्लड वेसल्स है उनका नंबर कम होना और उनको डैमेज होना या वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होना। यही रीजन है बालों की जड़ों को जो ब्लड सप्लाई कम हुआ उसके कारण बालों की जड़ों श्रिंक होके डैमेज होने के लिए, जिसके कारण अल्टीमेटली प्रोडक्ट जो है आपका बाल वो नहीं बन रहा है और लुक वाइज बाहर से ये दिख रहा है बाल पतले होना, झड़ना, बॉल्डनेस होना। तो क्या कॉज था आपके बॉल्डनेस का, आपके पतलेपन का? ब्लड सप्लाई वहां पे कम हो गया था। तो पीआरपी प्लेटलेट्स जो हीलिंग की प्रोसेस है वही हमने अगर यहां पे रिपीट किया तो पहला काम क्या कर रही है? ब्लड वेसल्स बना रही है। प्लेटलेट्स वहां पे ब्लड वेसल्स बनाएंगी, कुछ ब्लड वेसल्स को मल्टीप्लाई करेंगी। प्लेटलेट्स और भी कुछ काम करते हैं, उनके ग्रोथ फैक्टर का और भी इफेक्ट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है वहां पे ब्लड वेसल्स बनाना। दूसरे कोई इफेक्ट कैसे है कि वो नॉर्मल हीलिंग में भी लोकल टिश्यूज को भी स्टिमुलेट करते हैं कि वो मल्टीप्लाई हो और वो एरिया में, पूरा एरिया जो है वो अच्छी तरह से भर जाए। तो हमारे बालों के भी जड़ों में से जो सेल्स है उसको भी प्लेटलेट्स के कुछ केमिकल जो है, जो छोटे गुब्बारे हैं उसके अंदर का जो केमिकल था, यानी प्लेटलेट के अंदर के जो ग्रोथ फैक्टर्स थे, आपकी बालों की जड़ों के कुछ सेल्स को स्टिमुलेट करके उनको भी मल्टीप्लाई करने के लिए स्टिमुलेट करती है। प्लेटलेट्स यानी
PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा में जो प्लेटलेट्स अवेलेबल है वो अगर आप बालों की जड़ों के आसपास लगाएंगे, वहां के प्लेटलेट्स को आप डिस्ट्रॉय करके उसके अंदर के ग्रोथ फैक्टर रिलीज करवाएंगे, तो बॉडी को लगेगा कि यहाँ पे हीलिंग की जरूरत है और बॉडी सारा रॉ मटेरियल भेजना शुरू करेगी। प्लेटलेट इटसेल्फ ग्रोथ फैक्टर के थ्रू वहां पे लोकल स्टिमुलेशन करेगा, ब्लड सप्लाई बढ़ेगा, रॉ मटेरियल आएगा, लोकल स्टिमुलेशन होगा, तो बालों की जड़ें मोटी होंगी, वहां पे ब्लड सप्लाई इंप्रूव होने से रॉ मटेरियल ज्यादा पहुंचेगा। बालों की जड़ें मोटी हुई यानी आपके बालों के जड़ों में केराटिन नाम का जो प्रोटीन है, जो आपका बाल है, इसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या इफेक्ट है, जो आपके वीक रूट्स थे, थिन रूट्स थे, ये बढ़ के मोटे हो जाएंगे। तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ये ब्लड के अंदर जो लिक्विड है, बाकी सारी सेल्स को हटा के अगर आप सिर्फ प्लेटलेट्स को आप सेपरेट करें, उनको बालों की जड़ों में लगाएं, वहां पे स्टिमुलेशन दे और प्लेटलेट्स के अंदर के ग्रोथ फैक्टर रिलीज करवाएं, तो आपके स्कैल्प में एक हीलिंग जो प्रोसेस होती है उसका जैसा एनवायरनमेंट बनके वहां पे आपको स्टिमुलेशन मिलके ब्लड सप्लाई इंप्रूवमेंट होके हेयर ग्रोथ होती है। कितनी नेचुरल प्रोसेस है, हमारी बॉडी में ये ऑलरेडी अवेलेबल है, हमने सिर्फ हमारे लिए यूज की है। तो ये हो गया प्लेटलेट रिच प्लाज्मा किस तरह से काम करता है। दूसरा क्वेश्चन आता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा क्लिनिक में कैसा करते हैं। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ये ट्रीटमेंट यानी पीआरपी ट्रीटमेंट क्लिनिक में करने के हर एक डॉक्टर के अपने कुछ तरीके हैं। बेसिक्स सेम रहते हैं। बेसिक्स क्या होने चाहिए, आपको प्लेटलेट कहाँ मिलेंगी, ब्लड से। तो आपका कुछ ब्लड डॉक्टर निकालेंगे, 10 ml से 40 ml तक, कितना भी, ओके, डिपेंडिंग आपको कितनी रिक्वायरमेंट है। ब्लड निकालेंगे, ये कोई ब्लड डोनेशन जैसा नहीं है, बट आपको उस ब्लड निकालने के लिए आपके डॉक्टर सारे इंस्ट्रक्शंस देंगे उस समय कि आपको क्या क्या करना है जब आप पीआरपी सेशंस के लिए जाएंगे। तो आपको ब्लड निकालेंगे डॉक्टर, एक स्पेशलाइज्ड उनके पास मशीन होगी, कुछ स्पेशलाइज्ड ट्यूब्स होंगी, उसके अंदर वो आपके ब्लड को ट्रांसफर करके मशीन्स के अंदर आपके ब्लड में से पीआरपी सेपरेट करेंगे। पीआरपी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी मशीन्स हैं, बहुत सारे वेज है, कुछ स्पेशलाइज्ड मशीन्स है। इसको बहुत सारे लोग आपको बहुत अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। प्रिंसिपल ये है कि आप जब ब्लड निकाले, ट्रांसफर करें और प्लेटलेट बनाएं, इन सारी प्रक्रिया में प्लेटलेट का कॉन्सेंट्रेशन जो है आपके प्लाज्मा में, प्लाज्मा यानी जो लिक्विड है, बाकी सारी सेल्स को हटा के जो ब्लड में, इन्हें रेड ब्लड सेल्स, WBC, ये सब हटा के जब जो ब्लड में लिक्विड बचता है वो थोड़ा सा येलोइश व्हाइटिश कलर का एक लिक्विड बचता है, उसको प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लेटलेट रिच यानी उसमें बहुत ज्यादा प्लेटलेट है। तो प्लेटलेट रिच जो ये लिक्विड है, ये लिक्विड एक सर्टेन अमाउंट में मल्टीप्लाई होना चाहिए। आपकी प्लेटलेट के कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होनी चाहिए, 6 गुना से 6 गुना से 10 गुना लिटरेचर में एक रेंज है, मिनिमम 5 गुना से 6 गुना होना चाहिए, 10 गुना हो सके तो बहुत अच्छी। उसमें से WBC होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं करने के, लेकिन प्रिंसिपली ये समझिए कि आपकी प्लेटलेट मल्टीप्लाई होने चाहिए एक सर्टेन अमाउंट में, तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा। आपके प्लेटलेट डैमेज नहीं होने चाहिए इस प्रोसेस में। उसके लिए क्या क्या तरीके करने हैं वो मशीन में सेट होता है, वो आपका क्लिनिक वाले आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये हो गया आपको प्लेटलेट निकाल के मशीन से प्लेटलेट अलग करने का तरीका। ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा की प्रोसेस जब हो जाएगी, तो ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा आपको फिर से सिर में इंजेक्ट करना है। इंजेक्ट करने के लिए इंसुलिन सिरिंज का मोस्ट कॉमनली यूज होता है। इंसुलिन सिरिंज जो इंसुलिन लेने के लिए यूज होती है, डायबिटिक पेशेंट यूज करते हैं इंसुलिन सिरिंज, इसलिए क्योंकि 2 रीजंस हैं। तो पेन कम होता है इंसुलिन सिरिंज से, दूसरा हमको बहुत डीप नहीं जाना है, हमके बालों के जड़ों के आसपास रहना है, 1 या 2 mm स्किन के नीचे, दैट्स इट। जहां जड़ें हैं उसके आसपास आपको प्लेटलेट्स को स्प्रेड करना है, वहां पे उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है। बहुत सारे क्लिनिक्स इसको
कुछ एनेस्थेटिक जेल लगा के आपको ये इसको इंजेक्ट करेंगे। बहुत सारे क्लिनिक्स इसको एनेस्थेशिया इंजेक्शन देके क्लिक करेंगे। मैं प्रेफर करता हूं आपके स्कैल्प को कंप्लीटली नम करके पीआरपी देना चाहिए। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जो मैं अगला आपको डिस्कस करूंगा। प्लेटलेट आपके बालों में, स्कैल्प में जहां जहां पतलापन है, जहां जहां बाल नॉर्मल है और जहां जहां बाल झड़ने की आशंका है, ऐसे सारे एरिया में हम इंजेक्ट करते हैं। अब इंजेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि ब्लीडिंग हो गई, वुंड जो प्रोसेस था उसको आप ध्यान कीजिए कि ब्लड आया, प्लेटलेट बहुत सारे आ गए। नेक्स्ट स्टेप क्या था, वुंडेड एनवायरनमेंट में आपके वुंड में थ्रोम्बिन नाम से एक केमिकल रिलीज हुआ था। वो बहुत जरूरी है प्लेटलेट को ब्रेक करने के लिए। प्लेटलेट एक्टिवेशन, प्लेटलेट को ब्रेक करना, एक्टिवेट करना यानी ऊपर की लेयर, ऊपर का बलून फोड़ के छोटे छोटे जो बलून्स हैं इनको रिलीज कराना है। ये प्रिंसिपल है। हमको ग्रोथ फैक्टर चाहिए, हमको प्लेटलेट नहीं चाहिए। प्लेटलेट का काम ब्लड क्लॉट करना था, हमको ब्लड क्लॉटिंग नहीं चाहिए। यहाँ पे हमको चाहिए वहां पे ग्रोथ फैक्टर रिलीज हो और ये ग्रोथ फैक्टर फिर अगला काम करे। तो ये जो ग्रोथ फैक्टर रिलीज होंगे वो होंगे प्लेटलेट को एक्टिवेट करके। दो तरीके हैं एक्टिवेट करने के, एक है केमिकल एक्टिवेशन, एक है मैकेनिकल एक्टिवेशन। केमिकल एक्टिवेशन में आप ट्यूब के अंदर ही जहां पे प्लेटलेट है वहीं पे ही या इंजेक्शन में ही कुछ केमिकल लेके इसको ब्रेक कराते हैं। एक और तरीका है मैकेनिकल एक्टिवेशन, जो किया जाता है एक डिवाइस है जिसको कहते हैं डर्मा रोलर। तो ये डर्मा रोलर आपके स्कैल्प पे घुमा के बहुत छोटी 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 इंजुरीज बनाती है। ये फाइन इंजुरीज जो है ये दो काम करेगी। सबसे प्रायोरिटी काम जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो वहां पे, क्योंकि बहुत छोटी छोटी इंजुरीज कर रही है और एक माइन्यूट वुंड एनवायरनमेंट बना रही है, तो वहां पे थ्रोम्बिन रिलीज हुआ। ये थ्रोम्बिन आपके प्लेटलेट को ब्रेक किया और आपके प्लेटलेट का एक्टिवेशन हुआ। तो मैंने आपको कहा था कि मैं एनेस्थेशिया, कंप्लीट एनेस्थेशिया इंजेक्शन से देके आपका स्कैल्प नम करना चाहता हूं, ताकि ये प्रक्रिया जो है मैकेनिकल एक्टिवेशन की ये बहुत इजी हो और पेनलेस हो। तो जब हम डर्मा रोलर आपके स्कैल्प पे रोल करेंगे, अब डर्मा रोलर जब आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, वहां आप धीरे धीरे डर्मा रोलर करना आपको बता रहे हैं स्कैल्प में, उसकी भी यूज है। लेकिन पीआरपी में डर्मा रोलर की जो डर्मा रोलर का सही तरीका है वो है जब डर्मा रोलर आपके स्किन के नीचे 1 या 2 mm तक प्रिक होगा, अंदर जाएगा और एक वुंड बनाएगा। उसके दूसरे क्या यूज है, हम एक डर्मा रोलर के ऊपर एक अलग से टॉपिक, एक डिस्कशन टॉपिक करेंगे, डिस्कशन वीडियो बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे उसका एक ही यूज है फिलहाल प्लेटलेट पीआरपी के लिए, जिसमें वो वहां पे वुंडेड एनवायरनमेंट बना के थ्रोम्बिन रिलीज करके आपके प्लेटलेट को ब्रेक करेगा। प्लेटलेट ब्रेक हो गई, आपके ग्रोथ फैक्टर रिलीज हुए। ग्रोथ फैक्टर रिलीज होने के बाद वहां पे सारी हीलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्रिया हमारे लिए जो थी वो है नया ब्लड सप्लाई वहां पे लाना, ब्लड वेसल्स इंप्रूव कराना, ब्लड जो कैपिलरीज है उनका नया बनना और आपके ब्लड बालों की जड़ों को नया ब्लड सप्लाई बन के बालों की जड़ी मोटे होना। प्रिंसिपली इस तरह से हेयर पीआरपी ट्रीटमेंट किया जाता है। ब्लड आपका निकाल के प्रोसेस करके आपके स्कैल्प को एनेस्थेटाइज करके पीआरपी इंजेक्ट करके उसको एक्टिवेट किया जाता है। जब तक ये सारी प्रक्रिया ठीक से नहीं होगी आपका पीआरपी का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। और पीआरपी जो कि बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट है, उसके लेके आपकी गलत धारणाएं बनेगी। पीआरपी बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट है। पीआरपी का यूज सिर्फ बाल उगाने के लिए नहीं, आपके दूसरे एरिया में, जैसे मैं एक फेस का सर्जन हूं तो मैं बोन बनाने के लिए, बच्चों के जो लिप कटे होते हैं अंदर उनके बोन, तालू कटा होता है, वहां पे हम बोन के साथ पीआरपी मिक्स करके बोन बनाते हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन जॉइंट में पीआरपी इंजेक्शंस देके कार्टिलेज हीलिंग करवा रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स जहाँ पे वुंड हीलिंग नहीं हो रही है, पर्टिकुलरली जो आईसीयू में बेड रिडन पेशेंट होते हैं, उनको लॉन्ग टर्म वुंड्स हो जाते हैं, उनको बेड सोर कहते हैं, वहाँ पे हीलिंग करा के वो एरिया हीलिंग करने में मदद करता है। तो पीआरपी जो है ये बहुत सारे सर्जिकल एरिया में, बहुत सारे प्रक्रिया में जहाँ हीलिंग की ज़रूरत है वहाँ पे यूज हो रहा है। तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा क्लिनिक में करने का ये तरीका है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्लेटलेट एक्टिवेशन अगर नहीं हुआ तो प्लेटलेट काम नहीं करेगा।
तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको पूछा जाता है, मैं क्या इसका सही कैंडिडेट हूं या इस ट्रीटमेंट करने के सही कैंडिडेट कौन है। तो हम पहले डिस्कस करेंगे इसके सही कैंडिडेट कौन नहीं है। तो जिन लोगों में चिकना गंजापन यानी स्कैल्प, जो सिर की त्वचा है, ये अगर शाइनी बॉल्ड है, वहां पे कोई जड़ नहीं है, कोई भी पतला बाल नहीं है, उनके लिए पीआरपी ट्रीटमेंट सही इलाज नहीं है। पीआरपी ट्रीटमेंट काम करेगी अगर आपको बालों की जड़ वहां पे अवेलेबल है, पतली है, मोटी है, डॉर्मेंट है, बाहर बाल नहीं दिख रहा है लेकिन वहां पे जड़ है, तो पीआरपी ट्रीटमेंट वहां पे ब्लड सप्लाई इंप्रूव करा के वहां के ब्लड की सेल्स को आपके एक्टिवेट करके उसको स्टिमुलेट करके वापस हेयर ग्रोथ करा सकती है। बॉल्ड पैच पे पीआरपी काम नहीं करेगा। तो कौन कौन लोग हैं जो पीआरपी का यूज कर सकते हैं? आपके बाल नॉर्मल है, झड़ नहीं रहे हैं, आप पीआरपी एज ए मेंटेनेंस ले सकते हैं। पीआरपी ना कि बाल उगाएगा, झड़ने से रोकेगा, आपके बालों की क्वालिटी अच्छा करेगा। प्रिंसिपल सेम है, ब्लड सप्लाई इंप्रूव होगा, आपकी बालों के जड़ों में अच्छा रॉ मटेरियल पहुंच के, अच्छा न्यूट्रिशन पहुंच के बालों की हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी, तो बाल अच्छे दिखेंगे। अप्लाई होता है मेल्स में, फीमेल्स में, दोनों में। इनिशियल हेयर फॉल हो रहा है, मेडिसिन के साथ साथ आप पीआरपी ले सकते हैं। आपके बाल ज़्यादा झड़ गए हैं, आप पीआरपी ले सकते हैं। आपके बाल इतने झड़ गए हैं कि स्कैल्प विजिबल है लेकिन कंप्लीट गंजापन नहीं है, तो काफ़ी हद तक आपके हेयर वापस भी आ सकते हैं। आपको कभी कभी पीआरपी के साथ साथ सर्जिकल ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन आप शाइनी बॉल्ड, जो शाइनी गंजापन है, जहाँ स्किन पूरी तरह से विजिबल है, इसके अलावा कोई भी पेशेंट पीआरपी का कैंडिडेट है। चौथा सवाल, क्या मैं पीआरपी हेयर ट्रांसप्लांट के साथ ले सकता हूं? जी हाँ, इनफैक्ट मैं मेरे सारे पेशेंट्स को जिनको जिनको गंजापन है, ट्रांसप्लांट की जरूरत है, पीछे बाल पतले हो ना हो, मैं सबको कहता हूं कि आप पीआरपी एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट जरूर लें। क्यों? आप इसका एग्जाम्पल फिर से हम लेंगे। आपके खेत में आप बुआई कर रहे हैं, आपने कुछ बीजे जो है जमीन में बोना है, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले जमीन को अच्छे से तैयार करेंगे, उसमें फर्टिलाइजर डालेंगे, फिर बीज बोएंगे और उसके बाद फर्टिलाइजेशन, उसको वाटरिंग, उसको पानी देना, ये कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपने पीआरपी ट्रीटमेंट की हुई स्कैल्प में ट्रांसप्लांट किया, उसके बाद आपने पीआरपी कंटिन्यू किया, तो आपके सिर्फ आपके नेचुरल बाल जो पीआरपी से अफेक्ट होंगे, इसके साथ साथ आपके हेयर ट्रांसप्लांट के बालों को भी पीआरपी का इफेक्ट होगा। पीआरपी किए हुए पहले, ट्रांसप्लांट के पहले पीआरपी किए हुए और बाद में पीआरपी कंटिन्यू किए हुए पेशेंट्स के हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स बेटर होते हैं, उनके बाल थोड़े ज्यादा मोटे होते हैं। इसके साथ साथ आपके नेचुरल बाल भी प्रिजर्व होंगे, तो आपको शायद सेकंड ट्रांसप्लांट की जरूरत ना पड़े, या आपके सेकंड ट्रांसप्लांट में ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको पूछा जाता है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं? तो पीआरपी ट्रीटमेंट के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये कोई भी केमिकल यूज नहीं कर रहा है। पर्टिकुलरली अगर आपने मैकेनिकल एक्टिवेशन किया हो तो अब केमिकल एक्टिवेशंस में जो केमिकल्स यूज होते हैं, उसमें से कुछ केमिकल्स की आपको एलर्जी हो सकती है, लेकिन आपने मैकेनिकल यानी डर्मा रोलर से अपने थ्रोम्बिन रिलीज करा के, अगर प्लेटलेट ब्रेक करके अगर एक्टिवेशन किया है, तो आपका खुद का ब्लड हाफ एन आवर 45 मिनट्स में आपके बॉडी में वापस जा रहा है, और बाहर से कोई भी केमिकल आप में बॉडी में इंजेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सेफेस्ट हेयर फॉल ट्रीटमेंट अभी ये ऑप्शन अवेलेबल है। थैंक यू।